मेरा नाम सरोज है। मैं राजस्थान के जोधपुर शहर के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। मेरा काम वही है जो मेरे पिता और दादाजी का रहा है, ट्रक चलाना। मैं पिछले 15 सालों से देश के हाईवे पर हूँ और ट्रक को ही मैंने अपना दूसरा घर मान लिया है। इन सालों में मैंने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया है, दिन को सूरज की तपती गर्मी में और रात को तारों की ठंडी रोशनी में। पर जो रात मैंने राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बिताई थी, वह न तो गर्मी की थी और न ही ठंडी। वह रात सिर्फ गहरे जमा देने वाले डर की थी। यह घटना पिछले साल गर्मी के मौसम की है। मुझे जोधपुर से गुजरात के कच्छ इलाके में मार्बल का भारी माल पहुंचाना था। यह एक लंबा और थका देने वाला सफर था, जिसमें से ज्यादातर रास्ता सुनसान और रेगिस्तानी हाईवे से होकर गुजरता था। मैंने दोपहर के बाद माल लोड किया और सोचा कि रात तक मैं गुजरात की सीमा में प्रवेश कर जाऊंगा, जहां शायद माहौल थोड़ा ठंडा मिले। मैं अकेला ड्राइवर था। मेरा पुराना हेल्पर मदन बीमार चल रहा था और मैंने सोचा कि यह ट्रिप अकेले ही निकाल लूंगा। मेरी ट्रक, जो मेरा साथी है, थोड़ी पुरानी थी, पर उसका इंजन बहुत मजबूत था। हाईवे पर मैं गाने सुनता और बीच बीच में अपनी पत्नी और बच्चों से बात करता रहा, ताकि सफर कटता रहे। रात के करीब 10 बज चुके थे जब मैं राजस्थान के एक बहुत ही सुनसान हाईवे पर पहुंचा। यह हाईवे लगभग सीधा था। दोनों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां और दूर तक रेगिस्तानी इलाका। यहां पर ट्रैफिक न के बराबर था। सामने सिर्फ मेरी ट्रक की तेज हेडलाइट्स थीं, जो अंधेरे को चीर रही थीं। मैंने रात के 11 बजे एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया, जहां मुझे ढाबे वाले ने चेतावनी दी थी। सरोज भाई, ढाबे वाले ने कहा, आगे का रास्ता बहुत सुनसान है। रात में उस हाईवे पर ज्यादा देर मत रुकना। लोग कहते हैं वहां रात में कुछ अच्छा नहीं होता। मैंने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां होंगी और मैंने उसे धन्यवाद दिया और अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। करीब 1 बजे रात को मैं हाईवे के एक ऐसे हिस्से पर पहुंचा जहां अंधेरा इतना घना था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी ट्रक पर काला कंबल डाल दिया हो। आसमान में तारे थे, पर उनकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। यहां पर न कोई गांव था, न कोई ढाबा और न ही कोई दूसरा वाहन। और तभी मेरी ट्रक में कुछ अजीब होने लगा। अचानक मेरे रेडियो की आवाज अपने आप कम हो गई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। मैंने वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा ट्रक का इंजन अभी भी चल रहा था, पर पूरे केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा कि शायद रेडियो खराब हो गया होगा। मैंने उसे बंद किया और फिर से चालू किया। इस बार कोई आवाज नहीं आई, बस एक तेज सफेद नॉइज, स्टैटिक साउंड आ रही थी। मैंने उसे बंद करके रख दिया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। कुछ किलोमीटर आगे मैंने अपने ट्रक के शीशे पर एक हल्का सा थपथपाहट महसूस किया, बहुत धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली। मैंने सोचा कि शायद कोई कंटीली झाड़ी हवा से मेरे ट्रक से टकराई होगी। मैंने पीछे देखा। मेरी ट्रक के पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर से गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया। तभी मेरे साइड मिरर में मैंने कुछ देखा। मेरी ट्रक के ठीक पीछे, जहां मेरा माल लदा हुआ था, वहां पर एक साड़ी का किनारा हवा में हल्का सा फहरा रहा था। वह साड़ी सफेद रंग की थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो ट्रक अकेले लोड की थी और रेगिस्तान के बीच मेरी ट्रक पर कोई महिला। मैंने अपनी रफ्तार धीमी की और डर के मारे मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया और ट्रक को सड़क के किनारे, जहां रेत थोड़ी कम थी, वहां रोक दिया। मैंने अपनी टॉर्च उठाई, जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, और दिल को मजबूत करके दरवाजा खोलने की तैयारी की। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। यह बहुत अजीब था, क्योंकि रेगिस्तान में रातें भी गर्म होती हैं। यह ठंडक अननेचुरल थी। मैंने नीचे उतरकर टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी ट्रक के पीछे डाली। वहां कोई नहीं था। मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और मैंने ट्रक के माल को चारों तरफ से देखा। माल को बांधने वाली रस्सी भी सही जगह पर थी। मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी या शायद नींद की कमी का असर। मैं ट्रक के केबिन में वापस आया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं वापस सीट पर बैठा और चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया। इंजन आसानी से स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा अब और नहीं रुकना है।
मुझे जितनी जल्दी हो सके इस सुनसान हाईवे से निकल जाना चाहिए। मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ा। मेरी रफ्तार तेज थी और मैंने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया। करीब 15 मिनट बाद जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मुझे फिर से वही थपथपाहट महसूस हुई। इस बार यह ज्यादा जोरदार थी और यह थपथपाहट शीशे पर नहीं बल्कि मेरे केबिन की छत पर हो रही थी। थप थप थप। आवाज ऐसी थी जैसे कोई नंगे पैर ट्रक की छत पर चल रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैं डर के मारे ट्रक की स्पीड और तेज करने लगा। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, छत पर चलने की आवाज भी तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वह चीज अब मेरे ट्रक की छत पर दौड़ रही हो। फिर आवाज मेरे केबिन के ठीक ऊपर रुक गई और तभी मैंने अपने केबिन की छत से पानी टपकने की आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा। मेरी ट्रक की छत पुरानी थी पर उसमें छेद नहीं था। मेरे सामने वाली विंडशील्ड के ऊपर की तरफ बीचों बीच एक पतला काला द्रव रिसने लगा। यह तेल जैसा नहीं था, यह पानी से ज्यादा गाढ़ा था। यह क्या था? जैसे ही वह काला द्रव टपक कर मेरे माथे के पास गिरा, मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट आई। यह फुसफुसाहट इतनी करीब थी कि मुझे लगा कि वह चीज मेरे कान के अंदर बोल रही हो। आवाज बहुत पतली और स्त्री की थी, पर उसमें कोई शब्द साफ नहीं था। यह सिर्फ एक डरावनी खींची हुई सिसकी जैसी थी। मैं डर के मारे चिल्लाया और बिना सोचे समझे स्टीयरिंग व्हील को घुमाया। ट्रक सड़क से उतरकर रेत में चली गई। एक जोरदार झटका लगा और ट्रक रुक गई। इंजन बंद हो गया। मैंने आंखें खोली। मैं हताश हो चुका था। मैंने टॉर्च उठाई और तुरंत ऊपर की तरफ डाली। छत पर काला द्रव अभी भी टपक रहा था, पर फुसफुसाहट बंद हो गई थी। मैं घबराकर ट्रक से कूद पड़ा। मैं अब उस जगह पर एक पल भी नहीं रुक सकता था। मैं रेत पर खड़ा था और ठंडी हवा मेरे शरीर से टकरा रही थी। मैंने पीछे देखा। मेरी ट्रक रेत में फंसी हुई थी और तभी मैंने ट्रक के सामने अंधेरे में कुछ देखा। वह सफेद साड़ी पहने एक महिला थी। वह ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी, हेडलाइट्स की रोशनी में। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। वह पीछे मुड़कर खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में जरा भी नहीं फहरा रही थी, हालांकि हवा चल रही थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और तभी उस महिला ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमानी शुरू की। उसकी गर्दन अजीब तरह से घूम रही थी, जैसे उसमें हड्डियां न हों। जब उसका चेहरा मेरी तरफ आया तो मैं डर के मारे चीख नहीं पाया। मेरे गले में आवाज अटक गई थी। उसका चेहरा, वह चेहरा बूढ़ा नहीं था और न ही जवान। वह एकदम चिकना था, जैसे किसी ने उसके चेहरे की त्वचा खींचकर हटा दी हो। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था, जो उसके कान तक फैला हुआ था और वह मुंह मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान भयानक और अमानवीय थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और भागना शुरू कर दिया। मैं सड़क पर नहीं भागा, बल्कि रेत और झाड़ियों के बीच भागा, उस दिशा में जहां से मैं आया था। मुझे पता था कि वह मेरे पीछे है। मैं अपनी पूरी ताकत से भागा। रेत पर भागना आसान नहीं होता। मेरे जूते बार बार रेत में धंस रहे थे, पर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं और फेफड़ों में गर्म हवा का दबाव महसूस हो रहा था। मुझे पता था कि वह सफेद साड़ी वाली चीज मेरे पीछे है। हालांकि मुझे उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर मुझे हवा में एक अजीब सी सूखी हुई पत्तियों और बासी फूलों की गंध महसूस हो रही थी। ये गंध पहले मेरे ट्रक केबिन में भी आई थी, जब वह काला द्रव टपका था। मैं भागते भागते सड़क से नीचे उतरकर झाड़ियों की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि झाड़ियों और कंटीली तारों के बीच वह शायद तेजी से नहीं चल पाएगी। करीब 10 मिनट तक मैं बेतहाशा भागता रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं रुकने ही वाला था कि मुझे अचानक पीछे से एक जोरदार हंसी सुनाई दी। यह वही भयानक, खींची हुई, अमानवीय मुस्कान वाली हंसी थी जिसे मैंने उसके चेहरे पर देखा था। हंसी इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। इसका मतलब था वह मेरे बहुत करीब थी। मैंने बिना रुके जमीन पर छलांग लगाई और एक बड़े पीपल के सूखे पेड़ की जड़ के पास छिप गया। यह रेगिस्तानी इलाका था और यहाँ पीपल का पेड़ मिलना बहुत अजीब था। मैं उस पेड़ की जड़ों के बीच रेत में लेट गया और अपनी सांसें रोक ली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था
कि मुझे लगा कि वह आवाज उसे सुनाई दे रही होगी। हंसी अब बंद हो चुकी थी, सिर्फ सन्नाटा था और वही बासी सूखी फूलों की गंध मेरे नजदीक आ रही थी। मुझे लगा कि वह चीज अब मेरे आसपास ही कहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि वह मुझे न देखे और सुबह की पहली रोशनी जल्दी हो जाए। तभी मुझे अपने कान के बहुत करीब कुछ हल्का सा खुरचने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे ठीक सामने पीपल के पेड़ के तने पर एक पतली लंबी उंगली थी। वह उंगली बहुत सफेद और सूखी हुई थी और उसके नाखून बहुत लंबे और मैले थे। वह उंगली पेड़ की छाल पर धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ खुरच रही थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। मैं जानता था कि वह मेरे सिर के ठीक ऊपर है और वह जानती है कि मैं यहां छिपा हूं। फिर उस उंगली ने खुरचना बंद किया और उसने पेड़ के तने पर थपथपाना शुरू कर दिया, जैसे वह कोई खेल खेल रही हो। मुझे लगा कि अगर मैंने आवाज निकाली तो वह मुझे तुरंत खींच लेगी। मैंने धीरे से अपना सिर नीचे झुकाया और रेत में धंसा लिया। तभी मेरे सिर के ऊपर से मिट्टी और रेत गिरनी शुरू हो गई। इसका मतलब था कि वह चीज अब पेड़ के तने से उतरकर मेरे ऊपर झुक रही थी। फिर वही धीमी सिसकने वाली फुसफुसाहट मेरे कान में गूंजी। इस बार फुसफुसाहट में कुछ शब्द साफ सुनाई दिए, पर वह हिंदी नहीं थी। वह कोई पुरानी स्थानीय भाषा थी जो मैंने अपने दादाजी से कभी कभी सुनी थी, पर मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। उस भाषा में वह बार बार मेरा नाम ले रही थी। सरोज, सरोज। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी और बुलाहट थी, जैसे वह चाहती हो कि मैं खुद उठकर उसके पास चला जाऊं। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे लगा कि मैं अब और नहीं झेल पाऊंगा। अचानक उस फुसफुसाहट के बीच मेरे कानों में एक और आवाज आई। यह आवाज बहुत पुरानी और धीमी थी, जैसे किसी बहुत बूढ़े आदमी की। उस आवाज ने फुसफुसाहट को डांटा, यहां नहीं, ये जगह तेरी नहीं। यह आवाज पीपल के पेड़ के तने के अंदर से आई थी। जैसे ही यह बूढ़े आदमी की आवाज आई, उस सफेद साड़ी वाली चीज ने तेज चीख मारी। वह चीख इतनी भयानक थी कि मेरी छाती कांप गई और फिर मेरे ऊपर से गिरी हुई मिट्टी और बांसी फूलों की गंध अचानक दूर हो गई। मैंने धीरे से सिर उठाया और देखा, पीपल के पेड़ के तने पर जहां वह उंगली थी वहां अब कुछ नहीं था। वह चीज चली गई थी। मैं बुरी तरह से कांप रहा था, पर मैं जानता था कि मैं बच गया था और मुझे उस पीपल के पेड़ ने बचाया था। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। मेरी नजर अब उस पेड़ पर थी। यह पेड़ बहुत सूखा और पुराना था, पर उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। मैंने उस पेड़ को धन्यवाद दिया और वहां से फिर से भागना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि वह चीज अभी भी आसपास होगी। मैं भागता रहा जब तक कि मैं वापस हाईवे पर नहीं पहुंच गया। हाईवे पर पहुंचकर मैंने देखा, दूर, बहुत दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो एक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो मेरी तरफ आ रही थी। मुझे लगा कि मेरी जान में जान आ गई। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर उस ट्रक को रुकने का इशारा करने लगा। वह ट्रक तेजी से मेरे पास आई और फिर जोरदार ब्रेक लगाकर रुक गई। ट्रक का ड्राइवर और उसका हेल्पर दोनों नीचे उतरे। वे मुझे देखकर हैरान रह गए। मेरे कपड़े फटे थे, चेहरे पर मिट्टी और खून लगा था। अरे भाई, तुम कौन हो? क्या हुआ? ड्राइवर ने पूछा। वो एक सरदार जी थे। उनका नाम शायद हरप्रीत था। मैंने हांफते हुए उन्हें बताया कि मेरी ट्रक रेत में फंस गई है और मैंने आगे पीछे क्या देखा, ये बताने की हिम्मत नहीं हुई। हरप्रीत जी बहुत भले इंसान थे। उन्होंने मुझे अपने ट्रक के केबिन में बिठाया और पानी पिलाया। तुम यहां से आगे मत जाओ, मैंने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की। यहां रात में कुछ गड़बड़ है। हरप्रीत जी हंसे। अरे भाई, ये सब मन का वहम है। हम तो रोज इस हाईवे से जाते हैं। मैंने बहस नहीं की। मैं बस उनके साथ रहना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि उस चीज से अकेले लड़ना नामुमकिन है। उन्होंने मुझसे मेरी ट्रक की लोकेशन पूछी। मैंने उन्हें जगह बताई जो लगभग 5 किलोमीटर पीछे थी। ठीक है, हरप्रीत जी बोले, हम तुम्हें वापस लेकर चलते हैं। तुम्हारी ट्रक को टो कर देंगे। मुझे लगा कि अब मेरी मुश्किल खत्म हो गई। मैं उनके ट्रक में बैठ गया और हम वापस उसी दिशा में जाने लगे जहां मेरी ट्रक फंसी थी।
करीब 5 मिनट की ड्राइव के बाद हरप्रीत जी ने अपनी ट्रक की स्पीड कम की। सरोज भाई, उन्होंने कहा, यहीं कहीं तुमने बताया था कि तुम्हारी ट्रक फंसी है। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी में देखा। हाँ, यही वह जगह थी जहां मेरी ट्रक सड़क से उतरकर रेत में गई थी। पर मेरी ट्रक वहां नहीं थी। रेत में मेरी ट्रक के टायर के निशान साफ थे, पर ट्रक वहां से गायब थी। मुझे लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी बड़ी ट्रक रेगिस्तान के बीचों बीच से कोई कैसे हटा सकता है? क्या हुआ भाई? हरप्रीत जी ने पूछा। मेरी ट्रक तो यहां थी, मैंने हकलाते हुए कहा। तभी हरप्रीत जी के हेल्पर ने ट्रक के पीछे की तरफ इशारा किया। सरदार जी, उधर देखिए, वह क्या है? हमने पीछे देखा। दूर हाईवे से हटकर रेगिस्तानी टीलों के बीच एक काली परछाई दिख रही थी। वह मेरी ट्रक थी। वह ट्रक खुद ब खुद चल रही थी। ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था, फिर भी वह हाईवे से दूर रेत के टीलों पर चल रही थी और उसके हेडलाइट्स अभी भी जल रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि हरप्रीत जी का मुंह भी खुला रह गया। उन्हें अब मेरी बात पर विश्वास हो गया था। ओए, ये तो भूत का काम है, हरप्रीत जी डर कर चिल्लाए। जैसे ही उन्होंने भूत शब्द बोला, मेरी ट्रक की हेडलाइट्स तेजी से जलकर बुझ गईं और ट्रक वहीं रेत के टीलों के बीच रुक गई। और फिर ट्रक के केबिन के ऊपर वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी हो गई। वह महिला अब मेरी तरफ हाथ हिला रही थी, जैसे वह मुझे बुला रही हो। हरप्रीत जी का मुंह खुला रह गया था। उनकी आंखों में वही डर था जो कुछ देर पहले मेरे अंदर समाया था। उनके हेल्पर ने तुरंत चिल्लाकर इंजन बंद कर दिया और बोले, भूत! सरदार जी, भगाओ, जल्दी भगाओ। मगर हरप्रीत जी अपनी सीट पर जम से गए थे। वह बस मेरी ट्रक की तरफ घूर रहे थे। मेरी ट्रक के ऊपर वह सफेद साड़ी वाली चीज अब स्थिर खड़ी थी। उसका भयानक आंख रहित चेहरा पूरी तरह से हमारी तरफ था और उसने एक बार फिर धीरे से अपना लंबा हाथ हिलाया, जैसे मुझे प्यार से बुला रही हो। मुझे पता था कि अब एक पल भी यहां रुकना मौत को दावत देना था। मैंने तुरंत हरप्रीत जी को जोर से हिलाया। हरप्रीत जी, होश में आओ, इसे मत देखो, भगाओ। जैसे ही मैंने यह कहा, उस चीज ने अपनी गर्दन अजीब तरह से झुकाकर हम पर हंसना शुरू कर दिया। इस बार हंसी की आवाज हवा से नहीं आई, बल्कि वह सीधे हमारे दिमाग में गूंजी, जैसे कोई कांच तोड़ रहा हो। हरप्रीत जी का डर टूटा। उन्होंने कांपते हाथों से तुरंत ट्रक स्टार्ट की और स्टीयरिंग घुमाकर तेजी से वापस जोधपुर की दिशा में भागना शुरू कर दिया। उनके हेल्पर ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, सरदार जी, वह आ रही है। मैंने भी डरते डरते पीछे देखा। टीलों के बीच खड़ी मेरी ट्रक अब स्थिर थी, पर वह सफेद साड़ी वाली चीज वहां से उतर चुकी थी। वह अब हवा में जमीन से थोड़ी ऊपर तेजी से हमारी ट्रक की तरफ तैरती हुई आ रही थी। उसकी सफेद साड़ी रात के अंधेरे में एक भयानक निशान की तरह लग रही थी। हरप्रीत जी ने पूरी स्पीड दे दी। उनकी ट्रक मेरी ट्रक से ज्यादा मजबूत और नई थी, इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पर मुझे पता था कि वह शक्ति जिसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती, वह हमसे कभी भी आगे निकल सकती है। गियर बदलो हरप्रीत जी, फुल स्पीड, मैंने चीख कर कहा। हम लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे थे, पर जब मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वह सफेद चीज अब और करीब आ गई थी। मुझे अब उसकी भयानक बासी फूलों की गंध भी महसूस होने लगी थी, जो हवा में नहीं बल्कि सीधे केबिन के अंदर आ रही थी। सरदार जी, ये बहुत तेज है, हेल्पर ने घबरा कर कहा। हरप्रीत जी ने अपने माथे पर तिलक लगाया और जोर से सतनाम श्री वाहेगुरु बोला। वह ट्रक को और तेजी से दौड़ाने लगे और तभी चीजों ने और ज्यादा भयानक रूप ले लिया। अचानक हरप्रीत जी की ट्रक की हेडलाइट्स एक साथ फ्यूज हो गईं। पूरा हाईवे अब घुप अंधेरे में डूब गया। हमारी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी और हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, लाइट्स को क्या हुआ? हरप्रीत जी चीखे। बंद करो, ट्रक को रोक दो, मैंने कहा। नहीं, रोकेंगे तो यह हमें मार देगी, उन्होंने कहा और ब्रेक लगाने के बजाय उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़कर सिर्फ अनुमान से गाड़ी चलाने की कोशिश की। ट्रक तेजी से अंधेरे में भाग रही थी। हम जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी हमें खाई में गिरा सकती है। और फिर वही आवाज आई। इस बार वह फुसफुसाहट नहीं थी, वह सीधे हमारे केबिन के अंदर से आई। ये बच्चों के रोने की आवाज थी। ट्रक की पिछली सीट से
जहां उनका सामान रखा था वहां से एक छोटे बच्चे के बिलखने की आवाज आ रही थी। पापा, मुझे डर लग रहा है। पापा, हरप्रीत जी के हेल्पर कांप उठे। मेरे पीछे कौन है? उन्होंने चिल्लाकर पीछे देखा। मत देखो, मैंने उन्हें खींचकर वापस आगे किया। मुझे तुरंत याद आया कि यह वही धोखा है जो वह शक्ति देती है। यह झूठ है, यहां कोई बच्चा नहीं है। बच्चे के रोने की आवाज अब और तेज हो गई। पापा, यहां आओ, मेरी मम्मी। हरप्रीत जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। क्या यह सच में कोई बच्चा है? नहीं हरप्रीत जी, यह आपको भ्रमित कर रही है। यह झूठ है, इसकी आवाज मत सुनो, मैं चिल्लाया। मैंने तुरंत अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जला दी। मैंने सुना था कि कई बुरी शक्तियां आग से डरती हैं। जैसे ही केबिन में माचिस की छोटी सी रोशनी फैली, बच्चे के रोने की आवाज अचानक रुक गई और उसकी जगह वही सिसकने वाली खींची हुई फुसफुसाहट वापस आ गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने उस जलती हुई तीली को अपनी उंगलियों से नहीं छोड़ा और हरप्रीत जी की सीट पर रखे कृपाण पर अपनी नजर जमाई। मैं जानता था कि अब यह सिर्फ हमारी हिम्मत का मुकाबला था। हरप्रीत जी ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक जोरदार आवाज के साथ रुक गई। ये मेरे बस की बात नहीं सरोज भाई, हरप्रीत जी हाँफ रहे थे। हम अब और नहीं भाग सकते, ये हमारे साथ ही है। ट्रक के रुकते ही केबिन के अंदर की ठंडक इतनी बढ़ गई कि हमें लगा कि हम बर्फ के बीच फंस गए हैं। और तभी मेरी नजर सामने वाली विंडशील्ड पर पड़ी। धीरे धीरे नमी के साथ उसी काले द्रव से विंडशील्ड पर अक्षरों का एक भयानक रूप बनने लगा। इस बार वह सिर्फ मत देख नहीं था, यह पूरी लाइन थी। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, तुम यहीं रहोगे। और जैसे ही यह लाइन पूरी हुई, उस सफेद साड़ी वाली चीज का चेहरा विंडशील्ड के बाहर से दिखने लगा। वह इतनी करीब आ गई थी कि उसकी सांस की आवाज, जो कि बहुत ठंडी और सूखी थी, हमें शीशे के पार भी महसूस हो रही थी। उसका बड़ा भयानक मुंह मुस्कुरा रहा था और वह काले गड्ढों वाली आंखें हम पर घूर रही थी। मैंने तुरंत माचिस की एक और तीली जलाई और उसे उस विंडशील्ड के पास फेंकने की कोशिश की जहां उसका चेहरा था। जैसे ही आग की तीली उसके करीब गई, उस चीज ने एक जोरदार चीख मारी और ट्रक का पूरा शीशा अंदर की तरफ छटक गया। शीशा टूटा नहीं, बस अंदर की तरफ से छटक गया, जैसे किसी ने अंदर से मुक्का मारा हो। वह चेहरा गायब हो गया। भागो, मैं चिल्लाया, दरवाजा खोलो और भागो। हम तीनों ने जल्दी से ट्रक के दरवाजे खोले और बाहर कूद गए। हम ट्रक से दूर भागना चाहते थे, पर अब हम कहां जाएं? दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और रेगिस्तान था। हरप्रीत जी को याद आया, पीछे करीब 2 किलोमीटर पीछे एक छोटी मजार है। हमने वहां कभी लाइट नहीं देखी, पर वह पवित्र जगह है। हम तीनों ने बिना सोचे समझे उस मजार की तरफ भागना शुरू कर दिया, जो हमारी विपरीत दिशा में थी। हम सड़क पर न भागकर कंटीली झाड़ियों के बीच से भाग रहे थे, ताकि वह हमें आसानी से ट्रैक न कर पाए। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हरप्रीत जी और उनके हेल्पर जोर जोर से अपने धर्म की प्रार्थना कर रहे थे। करीब 10 मिनट भागने के बाद हमें दूर एक छोटी सी टूटी फूटी सफेद इमारत दिखाई दी। ये एक पुरानी अनदेखी मजार थी, जहां कभी कोई आता जाता नहीं था। जैसे ही हम मजार के गेट के करीब पहुंचे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह सफेद साड़ी वाली चीज अब हाईवे के बीचों बीच खड़ी थी। वह मजार की तरफ नहीं आ रही थी, वह अपनी जगह पर जमीन से थोड़ी ऊपर रुक गई थी। उसकी भयानक सिसकने वाली आवाज एक बार फिर हवा में गूंजी, पर इस बार वह बुला नहीं रही थी, वह धमकी दे रही थी। तुम यहीं मरोगे। पर मजार के अंदर की शांति हमें एक अजीब सी हिम्मत दे रही थी। हम जानते थे कि अब हम उसकी सीमा से बाहर हैं। हम तीनों उस मजार के टूटे हुए गेट के अंदर खड़े थे। हरप्रीत जी और उनका हेल्पर डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। हमारी सांसें तेजी से चल रही थीं और हमारे शरीर पर जगह जगह कंटीली झाड़ियों के कारण खरोंचें थीं। बाहर हाईवे के बीचों बीच वह सफेद साड़ी वाली चीज अभी भी खड़ी थी। वह मजार की तरफ नहीं बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। उसकी भयानक सिसकने वाली आवाज धमकी दे रही थी,
पर अब वह पहले जितनी करीब और तेज नहीं थी। अंदर चलो भाई, हरप्रीत जी ने हाँफते हुए कहा। यह जगह पवित्र है, ये यहां नहीं आ सकती। हम तीनों मजार के अंदर भागे। अंदर का वातावरण अजीब तरह से शांत और ठंडा था। मजार के बीचों बीच एक पुरानी धूल भरी कब्र थी, जिसके पास एक सूखा दिया रखा था। हमने बिना सोचे समझे उस कब्र के पास जमीन पर बैठ गए। बाहर से अब उस चीज की आवाजें आनी बंद हो गई थी। एक गहरा असहज सन्नाटा छा गया था। हम लगभग आधे घंटे तक वहीं बैठे रहे। मेरे दिमाग में बस वही भयानक बिना आंखों वाला चेहरा घूम रहा था, जो मेरी ट्रक के सामने मुस्कुरा रहा था। तभी हरप्रीत जी का हेल्पर फुसफुसाया, सरदार जी, बाहर देखिए। हमने धीरे से मजार के टूटे हुए दरवाजे से बाहर झांका। वह सफेद चीज हाईवे पर नहीं थी। वह अब मजार के ठीक बाहर गेट के पास खड़ी थी। वह अंदर नहीं आई थी, पर वह गेट से सटकर खड़ी थी और उसका सिर धीरे धीरे अंदर की तरफ झुक रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि गहरा शांत गुस्सा था। उसने अपना एक लंबा पतला हाथ उठाया और मजार के गेट पर रखे एक पुराने पत्थर को छुआ। जैसे ही उसका हाथ पत्थर से टकराया, पत्थर काले धुएं में बदल गया और जमीन पर गिर गया। वह हमें डरा रही थी। वह दिखा रही थी कि वह बाहर की हर चीज को नष्ट कर सकती है और हम अंदर ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेंगे। हरप्रीत जी ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। मैंने उस कब्र की तरफ देखा जिसके पास हम बैठे थे। मुझे लगा कि यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और कब्र की सूखी मिट्टी को छुआ। मिट्टी बहुत ठंडी थी। मुझे याद आया कि जब वह चीज मेरे ट्रक में थी तो वह आग से डरी थी, और जब वह मेरे पीछे भाग रही थी तो वह पीपल के पेड़ से दूर भागी थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। हरप्रीत जी, माचिस, मैंने फुसफुसाया। हरप्रीत जी ने कांपते हाथों से माचिस की डिब्बी मुझे दी। मैंने उन्हें और हेल्पर को देखा। जब मैं कहूं तो जोर से चिल्लाना, हमें इसे भगाना होगा। मैंने कब्र के पास रखे सूखे दिए को उठाया और उसमें अपनी जेब से निकला पेट्रोल, जो मैं ट्रक के इंजन के लिए छोटी बोतल में रखता था, डाल दिया। मैंने जल्दी से माचिस जलाई और दिए को जला दिया। जैसे ही दिए की पीली लौ जली, मजार के अंदर की ठंडी हवा थोड़ी गर्म हो गई। बाहर खड़ी उस चीज ने अचानक अपने सिर को झटका दिया। वह रोशनी से असहज हो गई थी। मैंने दिए को उठाया और मजार के टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने जोर से चिल्लाया, यहां तेरी जगह नहीं है, यह पवित्र जगह है, भाग जा। जैसे ही मैंने यह कहा और दिए की रोशनी उस पर डाली, उसने एक भयानक चीख मारी। इस बार की चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दे लगभग फट गए। उस चीख के साथ ही उस सफेद साड़ी वाली चीज का पूरा शरीर एक काली भयंकर बिजली की तरह चमक उठा और वह तेजी से पीछे की तरफ हाईवे पर चली गई। वह भाग गई थी। वह दूर हाईवे पर जमीन से ऊपर तैरती रही, पर अब वह हमारी तरफ नहीं देख रही थी। वह धीरे धीरे रात के घने अंधेरे में समाप्त हो गई, जैसे वह अंधेरे में घुल गई हो। सन्नाटा छा गया, पर अब यह सन्नाटा डरावना नहीं था, यह शांति का सन्नाटा था। हम तीनों वहीं खड़े रहे जब तक कि आसमान में पहली हल्की सफेदी नहीं दिखाई दी। सूरज निकलने वाला था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से टकराईं और हाईवे पर आईं, हमने मजार छोड़ दी। हरप्रीत जी ने मुझे गले लगाया। सरोज भाई, तुम आज मेरे लिए फरिश्ता बन गए। हमने आज मौत को बहुत करीब से देखा। हमने पुलिस को फोन किया और अपनी पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने हमारी टूटी हुई ट्रक को टीलों के बीच से निकलवाया और हरप्रीत जी ने मुझे अपनी ट्रक में बिठाकर वापस जोधपुर के रास्ते पर छोड़ दिया। मेरी ट्रक काफी डैमेज हो गई थी और मेरा माल भी खराब हो गया था, पर मैंने अपनी जान बचा ली थी। आज मैं जोधपुर में वापस हूं और मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। मेरी ट्रक अब नई है, पर मैं अब कभी भी उस सुनसान हाईवे पर रात में नहीं जाता। उस भयानक रात ने मुझे एक बात सिखा दी है, हाईवे पर हर ड्राइवर अकेला नहीं होता और कुछ चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वे सच में रात के अंधेरे में आपका इंतजार करती हैं। मुझे आज भी उस सफेद साड़ी वाली चीज का भयानक आंख रहित चेहरा याद है, और जब भी मेरे कान में कोई हल्की सी सिसकने वाली फुसफुसाहट आती है
तो मुझे डर लगता है कि वह शायद मुझे आज भी बुला रही हो। सरोज, सरोज। मैं जिंदा हूं, पर उस रात ने मेरे अंदर से चैन छीन लिया है।